Hello everybody and hello students. Today we are doing lecture number 5 for electromagnetic induction, and this is as per the playlist. This is lecture number 13 of this playlist. This is very important topic. We are entering into a different kind of knowledge of this particular unit. तो मैं आपको सीधा सीधा लेक्चर के अंदर लेके जाता हूँ और मैं वहां दिखाता हूँ कि आपके पास बिल्कुल नया चीज क्या है आज के लेक्चर में. तो आज के इस लेक्चर में विल बी talking about induction, self-induction, coefficient of self-induction, self-inductance of a long solenoid, mutual induction, coefficient of mutual induction in various cases, and we'll be talking about series and parallel combination. So this is what we are going to talk about today. This is going to be a very, very interesting class, and I would not summarize, I would not take much longer time. So I hope you will enjoy this lecture. So let's go to the next page and try to get what the topic is for us. So straight away to the next page, and you see, I would simply say that first, like आपने ये एक सोलेनाइड देखा होगा, इसको देखते ही पहचान लिया होगा कि ये एक सोलेनाइड है. So I'm asking to you, is any current in this solenoid passing? Because it is not connected with any source, any battery, or any kind of like source जो कि इसको करंट प्रोवाइड कर सके, या कोई मैग्नेट नहीं है नियर बाई में जो कि मूव करके इसके अंदर कुछ, जैसा कि हमने इस चैप्टर के पहले सेक्शन में पढ़ा है. वी नो इट इज अ सोलोनाइड एंड इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है, राइट. लेकिन अगर मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे किसी बैटरी से कनेक्ट, ठीक है. सो यू सी, इनिशियली व्हाट आई एम सेइंग दैट, इनिशियली आपको यहाँ क्या पता है, इनिशियली, राइट, इनिशियली आई जीरो. तो सोलोनाइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो. इनिशियली आई जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. लेकिन अब अगर मैं नाउ आई इज नॉट जीरो, करंट इसमें जीरो नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट एन आई. दिस इज व्हाट वी नो. तो अब अगर आपने इस सेल से इसको या सोर्स से कनेक्ट किया, पहले करंट जीरो था, कनेक्ट कर दिया और इसमें करंट पास होने लगा, तो डू यू थिंक कि क्या सडनली इसमें करंट आई हो जाता है? डू यू थिंक दैट कि अगर जैसे हमने इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिया इमीडिएटली उसमें करंट आई हो जाता? नहीं ना, थोड़ा सा टाइम लगता होगा, वो अलग बात है कि वो टाइम बहुत कम होता होगा. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब करंट इसमें बढ़ रहा होगा, भले टाइम बहुत छोटा सा ही हो, तो उसमें करंट जब बढ़ रहा होगा तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का क्या हो रहा होगा, ओबियसली जैसे जैसे आई बढ़ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, करेक्ट. दूसरी बात, अगर सिर्फ इन्हीं दो चीजों को कंपेयर किया जाए, इसको और इसको कंपेयर किया जाए, कि आई जीरो है, बी जीरो है. नाउ आई जीरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड यू नो सोलेनाइड है, ईच टर्न हैविंग सेम रेडियस, इसका इन सबका एक अपना एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, सारे टर्न का आई मीन एरिया होगा. तो किसी भी टाइम पे अगर फ्लक्स निकालोगे, लेट सपोज, तो फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू ए. अब बी कितना है, तो स्टार्टिंग में बी जीरो है तो फ्लक्स जीरो है, एक टर्न से, पर टर्न से, हर टर्न से. सिर्फ मैं आपको अभी टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ईच टर्न. तो ईच टर्न का अगर आप ध्यान दें, तो हर टर्न में पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, करंट जीरो है, तो फ्लक्स जीरो होगा. लेकिन थोड़े ही देर बाद, यानी कि जब करंट उसमें पास होना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा होगा, तो एरिया तो सेम रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, पर टर्न चेंज हो रहा होगा. और फिर कुछ देर बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, आई मीन चूंकि करंट मैक्सिमम पास होने लगा, तो करंट जब मैक्सिमम पास होने लगेगा तो वहां पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और फिर वहां पे एक खास अमाउंट ऑफ फ्लक्स हो जाएगा, और फिर वही फ्लक्स जब तक उसमें करंट पास होता रहेगा तब तक वो करंट, जब तक उसमें करंट पास होता रहेगा तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहेगा. इतनी बात तो आप समझ गए. सो मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस बात पे जाए, मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस बात पे जाए कि इस सोलेनाइड में जब करंट नहीं था, फील्ड जीरो था, सोलेनाइड के ईच टर्न से फ्लक्स जीरो था, ठीक है, और सोर्स लगाया, करंट बढ़ा, और करंट बढ़ा मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आया, हर टर्न से मैग्नेटिक फील्ड फील्ड हर टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हुआ, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स उस छोटे से टाइम के अंदर चेंज भी हुआ, और फिर थोड़ी देर बाद वो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन वैल्यू की बन जाती है. तो अगर आप बीच वाले टाइम में जब चेंज हो रहा होगा तब, और अगर आप इनिशियली और फाइनली कंपेयर करें, यानी कि पहले जीरो था और बाद में इतना हो गया,
तो हर हाल में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। और आपने क्या पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो भाई ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए यहाँ पे, वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो इसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, ऑब्वियसली इसको अपोज करेगा। तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो किसके वजह से हुआ, भाई ये क्वाइल है। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक क्वाइल था एक मैग्नेट था, या एक सेकेंडरी क्वाइल था एक प्राइमरी क्वाइल था। प्राइमरी क्वाइल को सेकेंडरी क्वाइल के पास लेके आते थे, या मैग्नेट को हम उसके पास लेके आते थे। मतलब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई और था, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई और था, और फ्लक्स किसी और के थ्रू पास होता था। अब यहाँ क्या सिचुएशन आ गया, यहाँ सिचुएशन ये है कि भैया आप ही हैं, आप ही के, आप ही सोर्स, जब आप ही के थ्रू करंट चेंज हो रहा है, आप ही की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो आप ही के अंदर क्या हो रहा है, एक अपोजिशन पैदा हो रहा है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारा पहला टॉपिक क्या था, इंडक्शन। तो मैं यहाँ पे एक पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा और फिर आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज इंडक्शन ओवर हियर। तो हमने तो एक इंडक्शन टर्म क्लास, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है, राइट। तो मैं आपको बताऊं, इंडक्शन इज समहाउ वेरी मच कनेक्टेड टू, मतलब इट इज ह्यूमन बिहेवियर में, लाइक इंस्पिरेशन, जेलसी, इंस्पिरेशन, जेलसी एंड ऑल दैट, लाइक जो भी कोई इंस्पायर हो जाता है या मोटिवेट हो जाता है, मोटिवेशन की बात कर ले, ठीक है, मोटिवेशन की बात कर ले। तो जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का काम है, कुछ ऐसा ही काम यहाँ पे इंडक्शन का है। ये एनालॉगी है, यू कैन नॉट से दैट कि बिल्कुल सेम चीज है। तो मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि सपोज कर लो दो दो कजन ब्रदर हैं, राइट। एक का नाम है भरत और दूसरे का नाम है चरण। सो भरत एंड चरण की बात करें, सपोज कर लो चरण जो है बहुत अच्छा है पढ़ने में और बहुत अच्छा काम करता है, ही इज डूइंग वेरी गुड। सो भरत को क्या हो रहा होगा, मेनी ऑफ द टाइम वो चरण से क्या हो रहा होगा, मोटिवेट हो रहा होगा। और मेनी ऑफ द टाइम चरण के परफॉर्मेंस से वो डिमोटिवेट भी हो रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द भरत साइकोलॉजी, भरत मूड, कि वो चरण से मोटिवेट हो रहा है या चरण से डिमोटिवेट हो रहा है। चरण इज डूइंग नथिंग, चरण आकर के उसको चिढ़ा नहीं रहा है, चरण आकर के उसको इंस्पायर भी नहीं कर रहा है। चरण इज इन्वॉल्व इन हिज ऑन जॉब, बट भरत के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है। People are nobody is coming to Bharat and saying, look, Charan is doing like this, and look, Charan has done nothing. Bharat himself is finding the influence of Charan, not by the Bharat parents and the Bharat family or the Charan family. Bharat himself is observing the influence of Charan big doing, Charan good doing, Charan bad doing, वो influence हो रहा है। तो ये जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो मोटिवेशन का काम कर रहा है, पॉजिटिव मोटिवेशन या डीमोटिवेशन का काम कर रहा है, बैडली बैडली मोटिवेट कर रहा है या अच्छे तरीके से मोटिवेट कर रहा है, ये जो काम यहाँ पे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चरण की एक्टिविटी भरत को क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट, कि अगर हमारे एनवायरमेंट में कुछ चीजें हो रही हैं और उस एनवायरमेंट की वजह से किसी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा हो, जबकि वो डायरेक्ट कोई कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने मेटल के केस में पढ़ा था कि एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट के सामने कोई दूसरा कंडक्टिंग प्लेट लाया, उसके ऊपर माइनस और प्लस साइड, दूसरे साइड में प्लस डेवलप हो जाता है। सो इंडक्शन इज समहाउ कनेक्टेड लाइक दिस। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंडक्शन ओवर हियर, तो सी देयर इज अ सोलेनाइड, उस सोलेनाइड में जब आप कोई करंट सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई कनेक्ट करके उसमें करंट सप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बदलना और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से वहां पे एक ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ये इंड्यूस हो रहा है, इट मींस दिस इज इंडक्शन। सो इंडक्शन इज लाइक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पे इंडक्शन टर्म को तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या किस सेंस में यूज हो रहा है। सो विल सिंपली से दैट, राइट, it is it is the change, it is the change due to, it is a change in change in physical, it is change in physical
It is a change in physical sense. Physical sense. It is the change in physical sense due to changing environment. Due to changing environment. So it is the change in physical sense in a body or in a coil or sort in a body due to changing environment. This is called induction. This is what we are trying to talk about. So this induction is of two type. और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें एक बैक ईएमएफ पैदा हो रहा है राइट सो विल टॉक अबाउट दिस इंडक्शन इज ऑफ टू टाइप दिस इंडक्शन पहले इंडक्शन को हमने बता दिया कि इंडक्शन क्या है इट इज अ चेंज इन फिजिकल सेंस इन अ बॉडी ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट so this induction is like of two type that is self induction self induction and mutual induction सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन ये दो तरीके का होता है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन नाउ व्हाट इज दिस सेल्फ इंडक्शन व्हाट इज दिस म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा अभी जैसे भरत एंड चरण का एग्जांपल दिया तो भरत और चरण का एग्जांपल बिल्कुल यहाँ फिट बैठता है कि नहीं बैठता है कि भाई चरण के गुड डूइंग से या बैड डूइंग से भरत के ऊपर जो इन्फ्लुएंस हो रहा है ये क्या हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है और somehow if Bharat is doing so let's suppose Charan is studying well and Bharat is not studying well he is good in his sports so Bharat must be bringing some changes in the Charan that okay he should also do some sports and Charan doing good in his study so Charan must be influencing Bharat that he should do some good in study and like that तो ये mutual induction हुआ this is mutual induction self induction की बात करें so let's see someday you sleep more than the required number of hours and you don't study good ऑन दैट पर्टिकुलर डे तो आपने नोटिस किया होगा आपके अंदर एक खुद ही गिल्ट पैदा होता होगा एंड दैट यू आर डिसाइडिंग कि नो 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 आई हैव ऑलरेडी स्लेप्ट मोर नाउ आई हैव टू स्टडी मोर so this is called self induction nobody else have said something and someday you have studied a lot and you are feeling very good that is again self induction so whatever the changes is occurring within you due to the work what you have done that is self induction no so जब हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन किस सेंस में यूज हो रहा है कि भाई एक कॉइल है एक सोलेनाइड है उस सोलेनाइड में हम करंट भेज रहे हैं करंट उसी सोलेनाइड में भेज रहे हैं और उसी सोलेनाइड में करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो उसी कॉइल में जो करंट पास हो रहा है उसी को अपोज करता है दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन क्योंकि ये कहीं पड़ोस से होकर के नहीं आया देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन so we'll talk about self-induction and mutual induction one by one और सेल्फ इंडक्शन हम पढ़ेंगे फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में जानेंगे सो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन हम अब आपको उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि ये क्या चीज होता है सो लेट्स गो टू सेल्फ इंडक्शन राइट सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन तो अगर हम सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे वी डिफाइन इट इन अ राइट so what is this this is the phenomenon this is the phenomenon this is the phenomenon of self induction की बात करें this is the phenomenon of production this is phenomenon of production of induced emf in a coil we are talking about solenoid here this is the phenomenon of production of induced emf in a coil due to variation of current in the same coil. This is the phenomenon of production of induced EMF in a coil solenoid due to variation of current in the same coil. This induced EMF is known as back EMF. इसको हम लोग back EMF भी कहते हैं. Why do we call it back EMF? इसको बैक ईएमएफ क्यों कहा जाता है क्योंकि अपने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब आप इसमें भेजेंगे ये करंट भेज रहा होगा तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा
वो इसमें जो करंट भेज रहा होगा उसी को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ. आई होप यू गॉट इट नाउ. सो सेल्फ इंडक्शन इज लाइक, we understand this is called self induction. सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेनन आपके लिए डिफाइन हो गया. अब मैं, यस, सो अब मैं आपको लाइक सेल्फ इंडक्शन तो वी हैव डिफाइंड कि भाई सेल्फ इंडक्शन क्या होता है. तो अब मैं इसमें आपको कुछ, लेट सपोज हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, लेके आए यहाँ पे. अब आपको पता है कि इसमें पहले से कोई सोर्स नहीं था, और अब मैं इसमें कोई सोर्स कनेक्ट करने जा रहा हूँ. सो लेट सपोज आई हैव कनेक्टेड अ सोर्स लाइक दिस, एंड ये एक स्विच दिखा देते हैं. सो स्टार्टिंग में स्विच ऑफ है एंड फिर स्विच ऑन करते हैं, इसमें करंट जाएगा. इसमें करंट जाने की वजह से जो हो रहा है आपको मैंने बता ही दिया. सो सेल्फ इंडक्टेंस वी हैव अंडरस्टूड. तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, लाइक व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वी शुड स्टडी दिस. सेल्फ इंडक्शन, इसी को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसी को दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस. सो क्या चीज है भाई ये. सो लुक एट दिस हियर. आई एम सेइंग दैट कि भाई वी नो दैट कि इसमें करंट पास होगा, इसमें करंट पास होगा. सो वी नो दैट, ध्यान देना आपको. वी नो दैट when when current when current will pass through solenoid, when current will pass through solenoid, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इन सोलेनाइड. So we know that when current will pass through solenoid, B is equal to mu naught, B is equal to mu naught in solenoid. So if you look at this relation, B is equal to mu naught Ni, this is very clear, B is equal to mu naught Ni. So this implies this B is proportional to I. This is one of the thing which we know here. So then flux associated with each turn is how much, this phi. एंड पर टर्न की बात करें, 5 पर टर्न की बात करें, तो चलो 5 यूज कर लिया. अब यहाँ पे छोटा 5 बड़ा 5 भी यूज कर सकते हैं, और D5 इस्तेमाल कर सकते हैं, या 5 पर टर्न लिख लिया हमने, 5 पर टर्न लिख लिया. तो वो क्या निकल के आया, दैट इज B इंटू ए. अब या B डॉट ए लिख दिया. अब अगले केस में इसको B इंटू ए इंटू कॉस जीरो लिखेंगे, क्योंकि इसके वजह से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये डायरेक्शन होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का. और इसके अंदर अगर आप एरिया वेक्टर लेंगे, इफ यू टेक एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, किसी भी टर्न का. तो किसी भी टर्न का एरिया वेक्टर भी आपको क्या लेना होगा, सेम डायरेक्शन में लेना पड़ेगा. इसका किसी भी टर्न का अगर आप ले रहे हैं तो उसका एरिया वेक्टर आप क्या लेंगे, ऐसे लेंगे. तो बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है जी, 0 डिग्री. सो दिस इज बी ए कॉस जीरो. सो फाइनली इट इज बी इंटू ए. सो 5 पर टर्न इज दिस बी इंटू ए. तो पर टर्न फ्लक्स इतना है. सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की बात करें, तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यानी कि दिस 5 पर टर्न की वैल्यू क्या आ गई, दिस 5 पर टर्न इज 5, दिस 5 पर टर्न, एक मिनट. सो हियर आई एम सेइंग दैट 5 पर टर्न जो हमारे पास आया, 5 पर टर्न जो आया, वो है B इंटू ए, एंड दैट इज म्यू नॉट एन आई ए. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट अंदर के पॉइंट पे. यू सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंड्स पॉइंट. तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, ठीक है. चलो इसको हम थोड़ी देर बाद, इस इंपॉर्टेंट बात को बाद में करते हैं. तो पर टर्न का हमारे पास ये होगा. तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 5 पर टर्न, तो ये हो गया. सो इफ आई से दैट दिस इंप्लाइज, आप कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्शन की बात करें, सो दिस इंप्लाइज दैट कि 5, और अगर टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स चाहे इसके साथ, अगर हम ये जानना चाहें कि इसमें टोटल कितना फ्लक्स है, तो 5 टोटल की बात करें, 5 टोटल कितना है,
So phi total is how much? This phi total if you want to find, so that is mu naught ni into a, और आपके क्या लिखना होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखना है आपको. ये पर टर्न आपके पास लिखा हुआ है. व्हाट इज दिस एन? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो आपको क्या करना है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज व्हाट यू कैन डू इट. सो यू कैन राइट म्यू नॉट एन आई ए, और दिस एन को क्या लिख सकते हैं आप? दिस यू कैन राइट एन इंटू एल. सो दिस विल बिकम म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई. दिस इज हाउ इट इज. ओके. तो ये आपने टोटल फ्लक्स निकाल दिया. हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पढ़ना चाहते हैं, या सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये पढ़ना चाहते हैं. सो वी नो दैट व्हेन करंट विल पास थ्रू सोलेनोइड बी इज इक्वल टू दिस. ये सब बात आपको समझाने के लिए था. तो आप कह रहे हैं कि दिस इंप्लाई, अभी यहाँ तक जो कुछ आपने पढ़ा इसके हिसाब से आपने क्या देखा कि दिस फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई. दिस इंप्लाई दैट फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई. तो व्हेन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, so this further implies this phi can be written as, this phi can be written as Li. What is this L? This L is proportionality constant. L is proportionality constant known as known as coefficient, known as this is known as coefficient, known as coefficient, known as coefficient of self induction, coefficient of self induction, or we can say, or कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्शन, और हम इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस. अब ये सेल्फ इंडक्टेंस किसका होगा? एल इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे इसको. फाई इज इक्वल टू एल आई. अब वी ऑल्सो नो दैट, मैं इसी पेज, चलो मैं अगले पेज पे लेके जाता हूँ. सो वी ऑल्सो नो दैट, यहाँ पे वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट व्हाट, हमें मालूम है, वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट so what I was saying that we also know that know that this is equal to, ये आपको मालूम है ना, ये साइन एप्सिलॉन है जो कि हम लोग यहाँ यूज कर रहे थे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए. सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. दिस इज व्हाट वी नो. सो नाउ with this, yeah, just a minute. So what I say that we know that this induced EMF is equal to minus d phi by dt. So this is equal to minus d by dt, और phi को जगह पे क्या लिख देते हैं? Li लिख देते हैं. तो ये रिजल्ट क्या बन गया जी? So this is minus L di upon dt. ठीक है जी. सो आपके पास एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि फाई इज इक्वल टू एल आई. ये अपने आप में एक जो रिजल्ट देख रहे हैं फाई इज इक्वल टू एल आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको भूलना नहीं होगा आपको. और फिर आपके पास अब ये रिजल्ट सामने खड़ा है, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका? उसी कॉइल में जो सोलेनोइड आप यूज करें, जिसके क्रॉस बैक ईएमएफ पैदा हुआ है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस के केस में, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. नेगेटिव साइन का यहाँ क्या मतलब है? तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन indicates that, negative sign indicates that induced emf induced emf induced emf opposes the variation of current, the variation of current in the coil, in the coil. और अगर हम, or we can say, or the cause, or induced emf opposes the cause of its production, cause of its production. ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है जी भाई. ओके. इसका मतलब कि ये वाला कॉइल अगर इसमें, ये इस वाले कॉइल में ये सेल अगर ये सोर्स इस तरीके से करंट भेज रहा है, तो इसमें जो बैक ईएमएफ पैदा हुआ वो उल्टा करंट भेजेगा. इसका मतलब वो इस वोल्टेज के अगेंस्ट वोल्टेज बनाएगा. दैट्स व्हाट द मीनिंग इज. सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट, दिस इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप इस रिजल्ट को देखें न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली
तो न्यूमेरिकली आप उस रिजल्ट को देखें तो आपके पास क्या हुआ, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी हो गया. एंड फ्रॉम हियर व्हाट डू यू सी, दिस L कैन बी रिटन एज दिस अपॉन डी आई अपॉन डी टी. कैन बी राइट समथिंग लाइक दिस. You know this is the back EMF जो कि इंड्यूस वोल्टेज हुआ, एंड दिस इज डी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसमें, यानी कि किस रेट से करंट चेंज हो रहा है. दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. तो अब यहां से आप एक यूनिट निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड यूनिट ऑफ दिस. तो आप जरा देखते हैं, यूनिट निकालते हैं भाई. सो व्हाट इज यूनिट ऑफ एल. तो यूनिट ऑफ एल की बात करें तो यहाँ क्या आ गया, वोल्ट, और नीचे क्या आ गया जी, एम्पियर, और जो ये डी आई अपॉन डी टी का ये है इसको यहाँ रख दो. सो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर आ गया. बेटा इसको याद रखना होगा आपको, दिस इज कॉल्ड हेनरी, दिस इज हेनरी. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, 1 volt second upon ampere, this is 1 Henry. 1 Henry, इसको शॉर्ट में हम लोग H लिखते हैं, बड़ा कैपिटल H लिखते हैं. सो दिस इज यूनिट ऑफ एल. अब अगर यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखना हो, इफ वी नीड टू हैव अ डायमेंशन ऑफ इट, तो डायमेंशन अगर लिखना चाहते हैं आप तो डायमेंशन की बात करें, सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट एल का डायमेंशन चाहिए आपको. तो दिस इज वोल्ट, वोल्ट इज व्हाट, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, एंड कूलम इज व्हाट, एम्पियर सेकेंड. 1 एम्पियर आपके पास है यहाँ पे, और 1 सेकेंड यहाँ पे आ गया. सो व्हाट आई से दैट वोल्ट को जूल पर कूलम किया, कूलम को एम्पियर सेकेंड कर दिया, इस तरीके से. तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, लाइक दिस. और अब आप इसका डायमेंशन लिखना चाहते हैं, सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और दिस इज ए टू, सो दिस ए माइनस टू गोज अप, दिस इज इट्स डायमेंशन. तो ये आपके पास डायमेंशन आ जाता है. सो इफ समबडी वांट्स यू टू डिफाइन, इससे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे. सेल्फ इंडक्टेंस किसका होगा, ऑब्वियसली किसी कॉइल का होगा, कोई सोलेनाइड है उसकी बात कर रहे हैं, उसी के थ्रू होएगा ये. तो इसको डिफाइन करने की बात आएगी, तो जरा आप इस रिजल्ट को देखें, इस रिजल्ट को. सो सी, सिंस E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, सो if di by dt, if di by dt is equal to 1, this implies is equal to L. तो यहां से क्या मतलब निकलता है, यहां से मतलब ये निकला कि जो बैक ईएमएफ पैदा हो रहा है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, वो सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर है या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर है इफ rate of change of current in that coil is 1 ampere per second, or it is unity. So from here we can write like this is the definition which we must understand. self inductance is numerically equal to numerically equal to मतलब जो डाटा है वो के हिसाब से, ये वोल्टेज है और वो हेनरी है, वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, बट सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड or back EMF if rate of change of current in the same coil is unity. Self inductance is numerically equal to induced or back EMF, this is what we are saying, induced or back EMF if rate of change of current in same coil is unity. So this is what we have understood. तो ये एक कॉन्सेप्ट निकल गया, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने का एक तरीका यहाँ आ गया. दूसरा, सेल्फ इंडक्टेंस को अगर आपको निकालना है यहाँ से, यानी कि ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, और फ्रॉम हियर यू कैन से एल इज इक्वल टू बाय दिस अपॉन डी आई अपॉन डी टी. ये जो फॉर्मूला आपके पास आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा. दैट्स व्हाट माय राइट. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, दैट वी हैव अंडरस्टूड. उसका यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, वो कुछ हमने समझ लिया. अब हमें पढ़ना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनाइड. किसी सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस होता कितने के बराबर है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनाइड. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस of a
long solenoid. तो अगर what actually we mean by saying a long solenoid, we are, you know that कि solenoid में का जो लेंथ होता है उसके रेडियस से काफी बड़ा होना चाहिए एंड नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, उनके रेडियस छोटे होने चाहिए उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में, और रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए. दिस इज व्हाट वी ऑल नो अबाउट इट. एंड अब ये जो एल जो निकल के आ रहा है, जिसको आप सेल्फ इंडक्टेंस कह रहे हैं, या जिसको इंडक्ट सेल्फ इंडक्टेंस कह रहे हैं, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कह रहे हैं, दिस एल इन शॉर्ट इज कॉल्ड इंडक्टेंस. इस एल को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ना कह के कितनी बार इंडक्टेंस कह देते हैं. तो एक क्वाइल जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है, उसको भी हम लोग इंडक्टेंस कह देते हैं. तो किसी भी क्वाइल के अंदर, आपको मैंने यहाँ पे इंडक्शन बताया, यहाँ पे सबसे पहले इंडक्शन को डिफाइन किया. तो इंडक्टेंस क्या चीज होता है? तो इंडक्टेंस भाई एक क्वाइल है, उस क्वाइल क्वाइल में अगर करंट, उस क्वाइल के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज हो, चाहे उसमें करंट के खुद के वेरिएशन से या किसी और वजह से, तो वो जो ऑपोजिशन पैदा करता है, दैट ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द क्वाइल, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय क्वाइल, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय क्वाइल, क्वाइल क्वाइल इज नोन एज इंडक्टेंस. सो इंडक्टेंस एक वर्ड आएगा यहाँ पे, इंडक्टेंस, चाहे वो सेल्फ हो या म्यूचुअल हो, दोनों की तरफ से. इंडक्शन तो हमने बता ही दिया. तो इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ऑपोजिशन, ऑपोजिशन ऑफर्ड, जैसे आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो oppositions offered by coil means we are talking about solenoid. ठीक है, opposition offered by coil and solenoid to oppose opposition offered by coil and solenoid uh, for I mean to yeah, opposition offered by coil on solenoid to oppose variation in associated flux. यानी कि किसी क्वाइल के थ्रू जो एसोसिएटेड फ्लक्स है, उसमें जो वेरिएशन हो रहा है उसको अपोज करने के लिए जो अपोजिशन ऑफ होता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस. और इसी इंडक्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं. इसी इंडक्टेंस के दो पार्ट हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्शन, जिसमें से हम सेल्फ की बात कर रहे हैं. सो वी नो दैट इंडक्टेंस क्या होता है, एंड कोई इंडक्टेंस सेल्फ और म्यूचुअल तरीके के होते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो वो एक किसी क्वाइल में, उसी में जो करंट चेंज हो रहा है, उस करंट के चेंज होने की वजह से, फील्ड में चेंज होने की वजह से, फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. So we know what is this coefficient of self induction and all that. We are talking about self inductance of a long solenoid. तो मतलब लॉन्ग सोलेनाइड बोलने का मतलब कि भाई वी आर स्पेसिफिकली सेइंग इट्स अ लॉन्ग सोलेनाइड. अगर इफ द लेंथ ऑफ द सोलेनाइड इज वेरी स्मॉल, तो उसके एंड्स क्या होंगे? बहुत पास पास हो जाएंगे. अब जैसे मान लिया जाए मैंने ये सोलेनाइड लिया, दिस दिस अपीयर्स क्वाइट लॉन्ग. अब अगर आप एक सोलेनाइड बिल्कुल ऐसे लेके और यहीं पे खत्म कर, इट्स लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो इसके एंड्स बहुत पास पास है. तो इसमें जो फील्ड हो रहा है यहाँ पे फील्ड जो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म है और एंड्स पे हाफ होता है, ये जो हमने पढ़ रखा हुआ. सो इफ दिस इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे एंड कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप यूनिफॉर्म फील्ड का जो जोन है, दैट इज वेरी लेस. तो फिर ये क्वेश्चन बन जाता है, फिर उसमें बड़े ही प्रैक्टिकल सिचुएशन आ जाएंगे, और फिर हमें दूसरी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो जब लॉन्ग सोलेनाइड करते हैं तो उसके एंड्स फार अपार्ट होते हैं, और फिर बीच में एक अच्छा खासा रीजन होता है जहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है, और हम उसको ध्यान में रख करके ये सारी बातें पढ़ रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू से दैट लॉन्ग सोलेनाइड. तो ये लॉन्ग सोलेनाइड कहने का मतलब समझ गए. सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड. तो अब मैं बार बार आपके लिए ये सोलेनाइड बना नहीं रहा हूं मैं. अब सोलेनाइड आपने देख लिया, तो इसको क्या करेंगे? तो जस्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस, हमने पीछे ये कंप्लीट कर दिया, बट जस्ट अ फॉर्मेलिटी अगेन. वी नो दैट वी नो दैट और वी कैन से दैट वी कंसिडर अ सोलेनाइड, ऐसे लिखते हैं, वी कंसिडर अ सोलेनाइड ऑफ लेंथ L having n number of turns per unit length, per unit per unit length. We consider a solenoid of length L having an n number of turns. We consider a solenoid of length L and n number of turns per unit length. And having, यहाँ पे word लगा देना अच्छा रहेगा. And having n number of turns per unit length. Let I is the current passing through
passing through solenoid, passing through solenoid. Then phi is proportional to I, and this phi can be written as Li, correct? Phi is equal to Li. इसको इक्वेशन 1 बना दिया. नाउ phi per turn क्या होता है? Phi per turn क्या होता है? That is mu naught Ni into A, and phi total कितना होगा यहाँ पे, ठीक है? phi is equal to Li लिख दिया, यहाँ पे बट करके फिर दूसरा, सिंस phi per turn is this, phi total क्या होगा? Mu naught Ni into A, and that is equal to total number of turns. So this can be written as mu naught Ni A into this N into L. So phi total is this. ये phi जो आपने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ? This is also phi total. We know that जब सोलेनाइड में करंट पास होगा तो phi proportional to I, यानी कि ये phi total की बात हो रही है. So phi total proportional to I and thus phi is equal to Li. तो एक इक्वेशन आपके पास ये है, और दूसरा phi total आपको यहाँ से क्या मिल गया? This phi total comes out this. This is your equation 2. So by 1 and 2, what do you get here? By 1 and 2, if I look at this, Li is equal to, you are getting mu naught Nia into N into L. So this is mu naught. This is now mu naught. This can be, yeah. So this is equal to mu naught N square L A into I. This is what we are going to get. Now यहाँ से अगर मैं इसको काट दूं, इस I और इस I को काट दूं, तो ये हमारे पास L is equal to क्या आ गया? This L is equal to, we are getting mu naught N square L A. This capital A, यहाँ पे ये जो L लिखा है, इस L को चेंज करना पड़ेगा हमें. We need to change this L because this L we have taken as a, I said that कि अगर हमें इसको चेंज करना है, तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? L. We consider a solenoid of length L, क्योंकि ये L यूज किया, और कैपिटल L हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, ठीक है जी. सो कीपिंग दिस इन माइंड, हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, क्या? दिस L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर L A. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ दिस L कैन बी रिटन एज म्यू नॉट, और इस N को हम ऐसे भी लिख सकते हैं N बाई L बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन दिस इनटू LA, ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस रिजल्ट कैन बी म्यू नॉट एंड N स्क्वायर, और इस L से ये L स्क्वायर कट के ऐसे आ जाएगा, और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दिस L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन दिस L इनटू A. ये भी आपके पास एक रिजल्ट के फॉर्म में आ गया जी. तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड क्या होता है? वी नो अबाउट इट. सो किसी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस आप जरा गौर से देखें, क्या है वो? उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है. फिक्स है. जैसे किसी मेटल वायर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके टेम्परेचर, उसके टाउ पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से अगर कोई कॉइल ले लिया आपने, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस फिक्स है. अब रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट अगर आपका बदलेगा, तो उसका बैक ईएमएफ बदल जाएगा. सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलेनोइड. आई होप यू हैव गॉट दिस. तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, इंडक्टेंस और पोजीशन ऑफर्ड बाय coil and solenoid, coil or solenoid to oppose variation in associated flux. So this is the characteristics of what? That solenoid. तो ये ध्यान में रखा जाना चाहिए. जैसे रेजिस्टेंस करेक्टर है, जैसे कैपेसिटर शेप साइज एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उस पर डिपेंड करता है, तो ठीक उसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस भी इसी बात पे डिपेंड करता है, उस जो जो इंडक्टर है उसके शेप पे, यानी कि उसका उसका एरिया, उसका लेंथ, उसका नंबर ऑफ टर्न्स, उसके शेप एंड साइज की बात कर रहा है. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज. यस. सो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडक्टेंस किसी सोलेनोइड का उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है या नहीं करता है. इट्स, और उसके अंदर में, नाउ हियर लुक, अगर उसके अंदर हमने कोई सॉफ्ट आयरन कोर या निकेल का रॉड या कोबाल्ट का रॉड रख दिया होता, तब उस केस में क्या हो जाता है भाई? यानी कि वो इस तरीके का आपने बना दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर का वो चेंज हो जाएगा. जब वो चेंज हो जाएगा उस केस में, तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा. तो उस केस में आपको यहाँ म्यू नॉट के बजाय एक दूसरा म्यू यूज करना पड़ेगा. तो वो चीज भी डिपेंड करती है. इज दैट ओके नाउ?
सो सोलेनाइड की बात कर रहे हैं तो इट इज अ फील्ड सोलेनाइड और अनफील्ड सोलेनाइड, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज। और सेल्फ इंडक्टेंस उस पर भी डिपेंड करता है, ये बात मैंने आपको समझा दी। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर लिखूं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस is is I mean self inductance does depend, does depend upon upon length, number of turns, number of turns, area of each turn, ठीक है, और एरिया ऑफ टर्न्स लिख सकते हैं या ईच टर्न एक ही बात है। वी सेल्फ इंडक्टेंस डज डिपेंड अपॉन लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, area of each turn, and and the material and upon the and the material and upon the upon the material within solenoid, within solenoid, that's what the point is। तो ये समझने की जरूरत है। आपने ये फॉर्मूला भी सीख लिया, हर फॉर्मूला पे गौर रखना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला ये है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू एल आई जो हमने पढ़ा, ये फाई इज इक्वल टू एल आई, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो आज की इस क्लास में अभी तक हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ ली। दिस इज व्हाट वी हैव डन। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब मैं म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इन चीजों को समझाने के लिए कुछ मुझे फिर से सोलेनाइड बनाने पड़ेंगे, तब तक के लिए मैं, so I'm going to make those diagrams and then I'll continue। so we are here for mutual induction, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज है? म्यूचुअल इंडक्शन, so we have a various figure over here, this will help us to understand। सपोज करो ये सब सोलेनाइड्स का सेटअप है, ये सपोज करो फिगर 1 आपके पास है, दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2, दिस इज फिगर 3, दिस वी आर नॉट सपोज टू यूज, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, राइट। एंड दिस इज फिगर 4, ये जो हमारे पास है इसको फिगर 4 हम कह रहे हैं, दिस इज फिगर 4 फॉर अस, ठीक है। एंड इसको हटा तो दिया बट वी कैन anyway। so when we talk about mutual induction, what is this? So mutual induction is a phenomenon we can define like this। इसमें से ये जो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4 है, वी हैव अ चॉइसेस हुई है। लाइक मान लो कि सपोज कर लो कि मैं इसमें से किसी, ये जो है इसके इस टर्मिनल को उठाया और इसके इस टर्मिनल को लेके आया, और फिर इसमें हमने कोई सोर्स रख दिया, लाइक दिस, इस तरीके से कोई सोर्स रख दिया और ये की लगा दी और बोला कि अब इसमें करंट भेजेंगे, और इसमें ये जो देख रहे हैं ना, इसके बीच में यहाँ पे ला करके कोई गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं, यहाँ जी रख दिया गैल्वेनोमीटर। नाउ लुक एट दिस हियर। अब अगर इसको देख रहे हैं आप यहाँ पे, विल वी आर डिस्कसिंग म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। सिमिलरली हियर व्हाट आई डू, इसमें मैं यहाँ पे कोई करंट सोर्स लगा दिया और फिर ये एक स्विच लगाया यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए, और फिर इस यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के ऐसे बंद कर दिया। नाउ हियर इन दिस सिचुएशन अगेन मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया और यहाँ पे एक सोर्स लगाया है जो करंट इसमें पास करेगा, ये स्विच लगाया, समथिंग लाइक दिस। ये 3 सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, और इस चौथे सेटअप में भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। तो व्हाट डू आई डू इज कि ये व्हाइट वाला जो बाहर से देख रहे हैं, इसको मैं लेके आया इस तरीके से, और ये जो व्हाइट वाला ये ऐसे आया, और इसमें मैंने बोला कि यहाँ पे करंट सोर्स लगा देता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, समथिंग लाइक दिस। और ये जो अंदर वाला जो है पीला पीला जो आपको दिख रहा है, ये कलर जो दिख रहा है, इफ आई टेक दिस, इसको लेके आया और इसमें एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया, और इसको गैल्वेनोमीटर अटैच करके फिर ये टर्न ऐसे लाके जोड़ दिया। ये सेटअप मैंने दिखाया है आपके लिए, और फिर इस सेटअप पे मैं बात करूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, सुनना है और समझना है अच्छे तरीके से कि अगर इस सेटअप में, इस फिगर 1 वाला जो सेटअप देख रहे हैं आप, अगर मैंने यहाँ पे स्विच ऑन किया और इसमें करंट पास होना स्टार्ट हुआ, करंट पास होना स्टार्ट हुआ, करंट इसमें जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें होएगा, यस, इसकी वजह से इधर भी फील्ड होएगा, एट दिस पॉइंट देयर विल बी अ फील्ड,
फील्ड की वैल्यू कम होएगी. लेट सपोज, डोंट लुक एट दिस सेपरेशन, मतलब सपोज करो ये सेपरेशन बहुत पास का है, मतलब दिस सेपरेशन इज वेरी लेस. नाउ इन दैट सिचुएशन, कि वी नो दैट कि इस सोलेनाइड की वजह से यहाँ फील्ड कम होता है, बट फिर भी जो भी फील्ड होगा वो फील्ड कुछ इस तरीके से होगा. और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, जो इसका लूप है उन सब का एरिया वेक्टर किधर होगा. अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इन लूप का या इन टर्म्स, ये एक लूप मान लिया और इस लूप का एक ये एरिया वेक्टर हो गया. और इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इट, इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होएगा, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो इफ यू लुक एट दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और हियर द एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है. सो इस सिचुएशन में ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है. तो यहाँ जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है इस केस में, कि इस इसको हम, जिसमें भी करंट सोर्स लग गया, इसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे. करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स है, सो दिस इज अ प्राइमरी कॉइल. और जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, वी विल कॉल इट सेकेंडरी कॉइल. सो दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल. ये टर्म यूज किया जाता है, राइट. ट्रांसफॉर्मर तक में हम लोग ये यूज करेंगे, तो अभी से ये आपको इंट्रोड्यूस करें, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल कहलाएगा. ये टर्म तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है. करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स होता है किसी कॉइल में, तो उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं. जिसमें करंट डिटेक्टिंग सोर्स होता है उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं. तो इफ दिस इज द अरेंजमेंट, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स शुरू से ही यहाँ पे नहीं था. आई मीन देयर इज नो एसोसिएटेड फ्लक्स विद दिस. हर जगह से कोई भी टर्न लोगे तो उस टर्न के ऊपर टेंजेंशियली फील्ड लाइन जा रही है, उस टर्न के अंदर से होकर के या उस सर्कुलर लूप के थ्रू होकर के कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही है. इसलिए यहाँ पे शुरू से ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जीरो है, फाई जीरो है. तो अगर इसमें करंट को आप वेरी करें, इफ यू आर गोइंग टू वेरी द करंट इन दिस लूप, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज जीरो था. मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स थ्रू आउट जीरो था. अब ये म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन इज दैट, यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ फ्लक्स जीरो था. नाउ लुक एट दिस हियर. अब अगर मैं यहाँ भी कहूँ कि मैंने इसमें करंट स्टार्ट किया, तो इसमें फील्ड बनेगी. इसकी फील्ड लाइंस भी कुछ इस तरीके से होंगी, इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, और दिस इज वेरी क्लोज टू इस. तो इसकी फील्ड लाइंस इसके थ्रू होकर के फिर आई मीन फील्ड लाइंस ऐसे भी जाएंगी. तो यहाँ पे फील्ड पहले नहीं था, बट इसमें करंट पास होएगा तो यहाँ पे फील्ड होएगा. अब यहाँ फील्ड होगा तो यहाँ पे फ्लक्स होगा. तो यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो अब ये क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा. अब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो इसको अपोज करेगा, बट इसमें तो पहले से कोई ईएमएफ नहीं था ना, यहाँ पे तो कोई पहले से कोई ईएमएफ नहीं था. ये सोर्स ये सोर्स है, इस सोर्स की वजह से इसमें करंट पास हो रहा है, इसमें करंट चेंज हो रहा है, इसमें फील्ड चेंज हो रहा है, इसके फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ भी फील्ड चेंज हो रहा है, यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा. वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो इसके लिए अपोजिंग ईएमएफ है, बट इसके लिए तो वो ईएमएफ है जो इसमें करंट पास कराएगा. तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन इज अ phenomenon of, it is it is phenomenon of production of phenomenon of production of EMF. It is a phenomenon of production of EMF in a coil, in a coil, solenoid, 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 due to. It is a phenomenon of production of EMF in a coil solenoid due to variation, variation of current in neighboring, neighboring coil. So it is a phenomenon of production of EMF in a coil of solenoid due to variation of current in neighboring coil. So इसमें जो EMF पैदा हो रहा है, this EMF का production is just because of this. This is called mutual induction. So I hope you have understood. So here in this case, mutual induction नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें करंट के वेरिएशन की वजह से यहाँ पे शुरू से अंत तक
ना फ्लक्स था ना है, राइट। तो इस तरीके से फ्लक्स ना था और ना है, मतलब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी कोई भी फील्ड लाइंस इसके के लूप से होके नहीं जा रही है, लूप के ऊपर टेंजेंशियली गुजर जा रही है। आई होप यू गॉट इट नाउ। शेयरिंग होकर, जैसे ये लूप है तो इस लूप पे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इसके ऊपर से जा रही है, इस लूप के थ्रू होकर के, अगर ये लूप ऐसे होता और फील्ड लाइंस ऐसे होकर के निकलती तो हम कहते लूप के थ्रू होकर के जा रहा है, तो यहाँ पे ये फ्लक्स बन जाता है। बट दिस विल नॉट बिकम फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर और फील्ड एक दूसरे से कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, बट यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन होगा। और अगर मैं ये कॉइल यहाँ रख दूं और इस कॉइल को थोड़ा, ये जो इस वाले अरेंजमेंट में जो मैंने दिखाया, ये सेपरेशन थोड़ा कम रखूं, मतलब ये इस कॉइल को इसके पास रखूं, और इस केस में ये जो कॉइल है, इस कॉइल को इसमें थोड़ा अंदर कर दूं, मतलब आ, कोशिश करके देखता हूं, आई मीन बट बनेगा नहीं। आई मीन इफ आई टेक दिस सेटअप एंड यहाँ पे लेके आऊं, ऐसे घुसा दूं कुछ इस तरीके से, इफ आई डू इट लाइक दिस, तो अब क्या होगा? ऑब्वियसली आई, या सो इफ आई डू इट लाइक दिस, आपने देख लिया होगा कि अगर ये थोड़ा इसमें अंदर घुसा हुआ होगा, तो अब इसमें करंट जा रहा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा, और उसके वजह से आई मीन इसका इफेक्ट उस पे होगा, तो वहां पे भी क्या होगा, फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, वहां भी ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। सो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो इफ आई से इन दिस केस म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, जीरो है। एंड हियर इफ आई टेक दिस एम ऑन, इस केस का म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑन माने, और सपोज करो ये थोड़ा अंदर है, जैसा कि मैंने दिखा दिया आपको। आप जब बनाएंगे तो थोड़ा अंदर बना के दिखाइएगा, मैंने दिखा दिया, फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। लेट सपोज मैं ये ऐसे दिखाऊं, थोड़ा ये अंदर लिखा दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है? तो आप कोशिश करके ठीक से बना लीजिएगा नोटबुक पे। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर ऐसा सिचुएशन हो, ये M1 है, ये M2 है, तो M1 का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उससे कहीं ज्यादा M2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इम्पैक्ट, यानी कि इसके फ्लक्स चेंज होने से उसमें फ्लक्स चेंज बहुत ज्यादा होगा। दैट इज व्हाट द सिचुएशन। एंड इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर केस, कि भाई अगर मैंने यहाँ पे भी करंट पास किया तब ये सिचुएशन हो गई, करंट पास नहीं करूंगा तो कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, करंट नहीं पास करूंगा तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा? अरे म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कैरेक्टरिस्टिक से वो तो होगा ही होगा, इस सेटअप का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, बट इस सेटअप का म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। इस सेटअप का होगा, इस सेटअप का होगा। अगर इसी सेटअप को उठा करके ऐसे बना दें तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, इन दो कॉइल को आपने लिया तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, बट दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नॉट प्लेइंग एनी रोल, नो, बिकॉज करंट पास करने पे यहाँ पे तो फ्लक्स फ्लक्स में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो मसला खत्म। बट यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस इनका, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस इनका है, करंट पास करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस होएगा, ईएमएफ इंड्यूस होएगा, म्यूचुअल इंडक्शन का रोल हमें होता हुआ दिखाई देगा। That's what the point is. Now here in this case, if I pass the current in primary coil, right, this primary coil is this bigger one, and secondary coil उसके अंदर है, तो प्राइमरी कॉइल की वजह से ये सेकेंडरी कॉइल बहुत ज्यादा इफेक्टेड होएगा, राइट। और उस केस में यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होएगा। so if you call this M3, तो आप क्या कहोगे? M3 is bigger than M2, M2 is bigger than M1, right? What do you mean by saying this M3 is bigger than M2, M2 is bigger than M1? क्या मतलब है इसका कहने का? इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेनन ज्यादा होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन, ये प्लीज अंडरस्टैंड दैट। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? इट इज अ phenomenon of production of EMF in a coil solenoid due to variation of current in neighboring coil. So उस फेनोमेनन में जो प्रोडक्शन, यानी कि लेट सपोज अगर EMF बड़ा पैदा हो रहा है तो वील से दैट कि म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा हो रहा है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें अगर हम, तो म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर बात करें, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो हम ये सेटअप का म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, राइट, इन कंपैरिजन टू दिस और इन कंपैरिजन टू दिस। क्लियर है पॉइंट? और यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। इट डज नॉट मीन दैट कि आप दो सोलेनोइड लेके आए और उनका अरेंजमेंट आप किसी भी तरीके से
मैं यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में जो ये बात बताई वो थोड़ा उसको ऑल्टर करना चाहूंगा। या आप 2 सोलेनोइड लेके आए तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, आई मीन यू नो वी हैव नॉट टू डू दैट केस, बट अगर 2 कॉइल एक दूसरे से कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं कि उनके एक्स एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, आई मीन थीटा डिग्री है, तो वो वाला केस हमें करना नहीं है, वरना उस थीटा पे भी आपको दिखाया जा सकता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। दैट केस वी आर नॉट डूइंग ओवर हियर। तो इस केस में थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या मान लिया जाएगा, जीरो मान लिया जाएगा। बट हियर इन दिस केस लाइक इन दोनों के एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होएगा, और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले फॉर्मूले में थीटा नहीं होगा। बट अगर थीटा डिग्री पे रखोगे तो वहां पे वो थीटा इन्वॉल्व होएगा। दैट केस वी हैव नॉट टू डू। सो हियर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी देयर, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, यहाँ भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। बट इस केस में और इस केस में आप कंसिडर करने जाएंगे, सो लाइक यहाँ पे ये यहाँ का फील्ड, यहाँ के चेंज होने से, यहाँ का फ्लक्स चेंज होने से जो रेट होएगा, दैट रेट बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। सो व्हाट आई मीन टू सिंपली से इज दैट, कुछ बात बताना चाह रहा था बट फिर मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ कोर्स हमें सजेस्ट नहीं कर रहा है कि हमें उतनी बात करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। इट्स नॉट दैट कि आई एम कंफ्यूज, इट्स नॉट दैट द सिचुएशन। तो फिलहाल आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे पीछे एक बात बताई कि एक सोलेनाइड का जो इंडक्टेंस है वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे, उसके लेंथ पे, उसके एरिया पे, और अगर अंदर से फील्ड मटेरियल है उस पे डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो वो भी सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर फिक्स होता है, और उसमें से एक पैरामीटर उन दो सोलेनाइड्स के बीच के, दोनों सोलेनाइड के एक्सिस के बीच का एंगल भी होता है, बट दैट केस वी हैव नॉट टू डू। तो वो वाली चीज हमें दिखाई नहीं देगी, बट अगर वो करना होता तो हमें यहाँ पे जीरो दिखाई देता, उस थीटा वाले पैरामीटर को ध्यान में रखे करते तो। सो इसको हमने हटा दिया। यहाँ पे जो केसेस लाइक ये फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 में हम हर बार केस क्या दिखाएंगे कि दोनों का एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है और दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। तो उस केसेस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा उसमें थीटा जैसी कोई चीज नहीं होती, बट वहां पे आपको लगेगा कि ऐसा नहीं कि हर केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। हमें ये वाला केस और ये वाला केस हमें डिस्कस नहीं किया कराना। यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा, यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस और भी ज्यादा होगा। हमें हमारे कोर्स में ज्यादातर जो क्वेश्चंस करना है वो इस वाले अरेंजमेंट पे करना है। दिस अरेंजमेंट वी हैव टू डू, राइट। मैंने यहाँ बता दिया कि यहाँ पे इससे ज्यादा होगा और यहाँ उससे ज्यादा होगा। कुछ चीजें हमें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, सो नहीं पढ़ाई जा रही हैं, कोई बात नहीं। सो फिलहाल मैंने बहुत बड़ी सारी चीजें बता दी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल रिजॉल्व दैट। नाउ हियर ये समझ में आ गया कि यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। अब जो ये म्यूचुअल इंडक्शन हम पढ़ रहे हैं कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ coil due to variation of current in neighboring coil, that we have understood what is mutual induction। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा, what is coefficient of mutual induction। so अब हम इसकी बात करेंगे, coefficient of coefficient of mutual induction, ये पढ़ने जा रहा है coefficient of mutual induction, और इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहेंगे। हमारे कोर्स में इस केस को ही डिस्कस करने की बात की गई है, सो विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर केस is mutual inductance। So we know that like we know that we know that we know that flux flux associated we know that flux associated, ये हमें करना है, like what is coefficient of mutual induction या mutual inductance। so we know that flux associated with a secondary coil secondary coil phi is proportional to I, where I is current, where I is where I is current, just a minute bacha, yeah, where I is current in primary coil, I is current in primary coil। so phi is equal to this phi is equal to, we write mi, and what is m here? Now this m is proportionality constant, m is proportionality constant, which is known as which is known as which is which is known as
proportionality constant, which is known as mutual inductance, mutual inductance, or we call it MSP, that is mutual inductance, mutual mutual inductance of secondary coil with respect to प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल ध्यान रखना है इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका हो रहा है, जिसमें करंट डिटेक्टिंग सोर्स है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल, और इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं। So this phi is equal to mi. We also know that, we also know that, ये ध्यान रखना आपको, we also know that this is equal to right minus d phi by dt। ये किसके वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी के वोल्टेज की बात कर रहे हैं, जो सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा होगा। सो दिस इज इक्वल टू डी, और फाई किसका, सेकेंडरी का। सो दिस इज फाई किसका, सेकेंडरी का आपने लिखा है, और यहाँ आई किसका है, प्राइमरी का है। आई होप यू गॉट दिस ना, राइट। और ये एम क्या कहलाएगा, सेकेंडरी का विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। दिस इज व्हाट वी नो। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इज इक्वल टू, इफ आई लुक एट दिस, माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्या लिखने जा रहे हैं हम, दिस इज एम आई पी। सो फाइनली यू आर गोइंग टू राइट माइनस डी, आई मीन माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी। अब अगर ये एस और ये सब कुछ ना लिखा जाए, यानी कि ये साइन ना लगाया जाए, सो कैन वी राइट दिस इज माई एम डी आई बाई डी टी, कैन वी राइट लाइक दिस। अब जैसे हमने वहां समझाया था आपको कि सेल्फ इंडक्शन में समझाया था, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है। मतलब वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी में जो फ्लक्स चेंज हुआ, सेकेंडरी में जो ईएमएफ पैदा हुआ, वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि प्राइमरी में जो करंट के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, वो सेकेंडरी में करंट ऐसे पास करेगा कि वो करंट प्राइमरी में फ्लक्स को चेंज ना होने दे, प्राइमरी के करंट को क्या करे, अपोज करे। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग। आई सेड दैट कि ये जो ये में पैदा हुआ, किस में पैदा हुआ, सेकेंडरी में। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका कहा जाएगा, दोनों का कहा जाएगा, बट वी कैन रेफरेंस इट कि वो चलो सेकेंडरी का विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी होगा, वी से इट लाइक दैट, बट वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनोइड्स कहलाएगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। दूसरी बात मैंने आपको ये कही कि इसमें जो करंट पैदा, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है वो माइनस एम डी आई बाई डी टी है। अगर मैं ये एस पी ये सब ना लिखूं, तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है, ये किसका किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपको ये मानना पड़ेगा। म्यूचुअल प्राइमरी में तो करंट पास हो रहा है, वहां तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा तो होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी में हो रहा होगा, तो यानी कि वो सेकेंडरी का है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, और ये वोल्टेज भी किस में पैदा हुआ, सेकेंडरी में। सो इफ यू आर नॉट राइटिंग, यू शुड अंडरस्टैंड दिस एम मींस एमएसपी की बात हो रही है, राइट। अगर मैं इस कॉइल को प्राइमरी को 1 दे दूं नाम, और सेकेंडरी कॉइल को 2 दे दूं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, M21, यानी कि कॉइल नंबर 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू 1, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, मैंने ये आपको लिख दिया। और नेगेटिव साइन के बारे में बताया था कि ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कि ये जो सेकेंडरी के अंदर जो वोल्टेज पैदा हुआ है, उस सेकेंडरी के वोल्टेज पैदा होने से उसमें जो करंट पास हुआ, वो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जो जो प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसको क्या करने के लिए, घटाने के लिए। आई होप यू गॉट इट नाउ। यानी कि करंट प्रोड्यूसिंग इन द सेकेंडरी कॉइल विल अपोज द कॉज, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन indicates that that induced voltage, induced voltage opposes cause of production, cause of production। बस दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब हम इसके न्यूमेरिकल यहाँ पे अगर गौर करें, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकली अगर देखें, सो न्यूमेरिकली यू कैन सी दैट इज इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी, राइट, एंड दिस इंप्लाइज एम कैन बी रिटन एज दिस अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो आपके एम के लिए, यानी कि दो सोलेनोइड होंगे तो वहां एम यूज कर लेंगे, सिंगल सोलेनोइड होगा तो वहां एल यूज कर लेंगे, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। और एम का यूनिट क्या हुआ, तो यूनिट ऑफ एम इज अगेन वोल्ट सेकेंड अपॉन
एम्पियर, दैट इज हेनरी, यही हमारा हेनरी है, राइट। और इसका डायमेंशन अभी आपने लिखा था, व्हाट, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, ये इसका डायमेंशन है। सो आइदर इट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, दे हैव द सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, इज दैट ओके? सो दिस इज ऑल क्लियर। और इसको डिराइव, आई मीन इसको डिफाइन करना हो तो वी कैन से दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली equal to EMF produced in the coil, the secondary coil, due to variation of due to unit variation of current in the primary। तो यहाँ पे अगर हम इसको न्यूमेरिकल डेफिनेशन देना चाहें तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइक म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस is numerically is numerically equal to EMF EMF induced in secondary coil if rate of variation of rate of change of current rate of change of current in primary is unity। That's what the point is। We can write like this also। ये भी एक तरीका, न्यूमेरिकल की बात हो रही है। तो आपका किस फॉर्मूले पे ध्यान होना चाहिए? ये फॉर्मूला है, इस पे भी ध्यान होना चाहिए, राइट। ये जो निगेटिव साइन के साथ किया गया, यहाँ भी ध्यान होना चाहिए। वी शुड लुक एट दिस ऑल्सो। सो और ये जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाई तो आप समझ ही गए, यहाँ पे बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। सो नाउ वी नो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। और नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हमारा टॉपिक जो है दिस टू पार्ट्स आर डन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी म्यूचुअल इंडक्शन इन वेरियस केसेस। सो वेरियस केसेस में मैंने आपको बता दिया कि हम ये वाला केस तो जो है हमारे पास, इन केसेस पे हम लोग पढ़ते नहीं है, हमें यहाँ और ये केसेस पढ़ नहीं रहे हम लोग, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है। इसमें भी बड़े सारे केसेस बनाए जा सकते हैं, इसमें भी हम लोग बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सो नाउ हियर आई से दैट कि हमें इसी से रिलेटेड केस पढ़ना है ज्यादातर, यानी कि इसी अरेंजमेंट में पढ़ना है। तो इसी अरेंजमेंट से पढ़ना है तो हम लोग सीधा सीधा एक टॉपिक बना रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड्स। तो यहाँ पे एक टॉपिक रख रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड्स। और ये लॉन्ग वाला कहानी भी मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों कहते हैं हम लोग ऐसा। यस, तो ये हमारा एक टाइटल है, इस टाइटल को ध्यान में रख के, इस टाइटल पे हम अभी, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो ये है क्या चीज? तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि देखो, ये दो कॉइल लिया आपने, इसमें से एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है। आपने देखा दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। इस केस में क्या, दोनों का लेंथ सेम है। प्राइमरी प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी, प्राइमरी के ठीक अंदर सेकेंडरी, दोनों का लेंथ सेम है। और यहाँ पे एरिया भी हम लोग क्या मानेंगे, सेम। हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास है। इट्स नॉट दैट कि प्राइमरी का एरिया बहुत बड़ा है और सेकेंडरी का एरिया छोटा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टू आइडेंटिकल सोलेनाइड्स हैं, और दोनों सोलेनाइड में से एक सोलेनाइड दूसरे सोलेनाइड के अंदर है, दैट इज द केस। एंड दे आर आइडेंटिकल मींस दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ turns per unit length, same area of cross section। That's what the point is। So we are saying that mutual inductance of two long solenoids का केस हमें करना है हमें। So what I am doing is here, इस पर्टिकुलर जगह पे ये मैंने आपके लिए दो सोलेनाइड लिए है, उस फिगर को पीछे छोड़ दिया, यहाँ पे देखो। सो वी आर टेकिंग दिस टू सोलेनाइड्स, यहाँ पे हमने दो सोलेनाइड ले रखे हैं, और इन दोनों सोलेनाइड का लेंथ सेम है, एंड वी आर सेइंग दैट देयर एरिया इज सेम। तो इसी केस में बात कर रहे हैं। और अगर आपको एरिया छोटा बड़ा लग रहा है तो आप मानिएगा मत, आप मान के चलिएगा कि दोनों का एरिया सेम है। सो हियर इन दिस केस वी आर सेइंग दैट वी कंसीडर टू लॉन्ग सोलेनाइड्स, वी कंसीडर टू long solenoids, two long solenoids having
we consider two long solenoids having NP and NS, having NP and NS, LP and LS, and AP and AS as their number of turns per unit length, length and area respectively. तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपको टू आइडेंटिकल सोलेनोइड का केस हो, और अगर आप इनको जनरल केस बना के करना चाहेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स में वी कंसीडर टू लॉन्ग सोलेनोइड्स एनपी एंड एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एलपी एंड एलएस देयर लेंथ है, एंड एपी एंड एस ऐसे ले ली, लेंथ एंड एरिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, इतनी बात में आइडेंटिकल लेंगे तो क्या लिखेंगे, हैविंग एन एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल एज अ लेंथ, एंड ए यानी कि इसको ए बना देंगे, इसको एल बना देंगे, इसको एन लिख देंगे, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट सोलोनाइड का एजम्पशंस ले लिया, हम इसको बाद में वन कर देंगे, चलो जी क्लियर है पॉइंट। सो नाउ लेट करंट इन प्राइमरी लेट करंट let current in primary let current in primary is ip, then flux associated with each turn of secondary. Let current in primary is ip, then flux associated with each turn of secondary, I mean phi secondary per turn, that is equal to how much, mu naught np I p into as. आई सेड दैट हम आइडेंटिकल का केस कर सकते थे, बट मैं आपको पूरा जनरलाइज करके पढ़ा दे रहा हूँ। तो हमने एक दो लॉन्ग सोलेनोइड लिया, यहाँ पे हम इन दोनों के एरिया सेम भी रख सकते थे, यानी कि ये मान लेते कि ये बिल्कुल इसके पास है, ये इसके पास है। जैसे आपने देखा कि ये गैप यहाँ पे, ये गैप थोड़ा यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे वो गैप बहुत छोटा सा दिख रहा था, दोनों बिल्कुल पास पास है। सो आइडिया इज दैट कि वी कैन कंसिडर आइडियल वाला केस भी, और हम ऐसे करें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ इस लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये जो केस लिया, ये ऊपर वाला, इसको हमने मान लिया कि ये प्राइमरी है हमारा, इसमें हमने करंट पास किया और इसमें ये स्विच लगा दिया। इस करंट के वजह से सेकेंडरी में यहाँ पे सेकेंडरी का जो अरेंजमेंट है, हम ये मान रहे हैं कि सेकेंडरी में इस जगह पे हमारे लिए गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा हुआ है। वी कैन थिंक ऑफ लाइक दिस, ओके। तो अब ये जो पिंक वाली लाइन जो है, इसको आप प्राइमरी मानिएगा हर बार, और ये जो येलो वाली लाइन है उसको सेकेंडरी मान के चलिए। अब ऐसे हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, यहाँ पे जो फिगर है उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या करना है। तो भाई ठीक है, आपने यहाँ पे दोनों का लेंथ सेम लिया, एरिया सेम भी मान सकते थे, ऐसा भी मान सकते थे। एक केस जरा यहाँ देखो कि प्राइमरी का लेंथ छोटा है, सेकेंडरी का लेंथ बड़ा है, ऐसा भी मान सकते हैं आप। और प्राइमरी का एरिया भी बड़ा है और सेकेंडरी का एरिया भी छोटा है, वी कैन थिंक लाइक दिस। यहाँ पे दोनों को हमने क्या मान लिया, वी आर कंसिडरिंग हियर एलपी इज इक्वल टू एलएस, एपी इज इक्वल टू एएस, एंड एनपी इज इक्वल टू एनएस, ये कंसिडर कर लिया, ओके। इस केस में हमने क्या मान लिया, इसमें हमने कहा कि भैया जो एलपी है वो एलएस से छोटा है, पिंक वाली लाइन को हमने, पिंक वाले को हमने क्या मान लिया, प्राइमरी माना है। और एपी हमारा क्या है जी, बड़ा है किससे, सॉरी एलपी छोटा है और एपी बड़ा है किससे, सेकेंडरी से। और हम नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में भी कुछ मान सकते थे, हम मान सकते थे कि नंबर ऑफ टर्न्स छोटा बड़ा जो भी होगा, एनपी और एनएस को सेपरेटली, यहाँ पे एनपी एनएस मैंने बराबर कर रखा है, ये आइडेंटिकल के केस में, यानी कि केस ऑफ आइडेंटिकल के, ये आइडेंटिकल के केस में। और एनपी और यहाँ पे एनएस जो है बराबर नहीं है, लेट्स सपोज आई राइट लाइक दिस। नाउ हियर इन दिस सिचुएशन व्हाट यू सी देयर, दैट एलपी इज बिगर देन एलएस and area of primary is bigger than AS, this is what going to happen. This is the case. Now another four cases, I mean two cases we can think of. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि LP जो है हमारा, प्राइमरी की जो लेंथ है वो LS से छोटी है, और इसका जो एरिया है वो क्या है, A से छोटा है। Now here what do you see that, ये अंदर में हमारे पास है, सो दिस प्राइमरी का लेंथ बिगर है किससे, LS से,
और प्राइमरी का जो एरिया है वो क्या है, सेकेंडरी से छोटा है। दैट्स व्हाट द सिचुएशन। NP is not equal to NS, NP is not equal to NS, NP is not equal to NS, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। That's what the situation is। यहाँ पे NP is not equal to NS ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। ये आइडेंटिकल सिचुएशन बना और ये 4 केसेस बन गए। आप कोई भी केस पे कर सकते हो, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। सो फिलहाल वी कंसीडर 2 लॉन्ग सोलेनोइड्स हैविंग NPNS, LPLS एंड APAS एज देयर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ एंड एरिया रिस्पेक्टिवली। ये सब कुछ हमने बता दिया, लेंथ एंड एरिया फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पेक्टिव, वी कैन राइट लाइक दिस। अब क्या किया हमने, let current in primary is IP and then flux associated with each turn of secondary is this। तो प्राइमरी में करंट जा रहा तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड लिया और एरिया किसका लिया, सेकेंडरी का। अब इस बात को ठीक से समझना है, यहां तो लिख दिया गया, अब यहाँ पे इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो कितने केसेस आपने बना रखे हैं, लाइक यू हैव टेकन केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। 5 केसेस आपने बना दिए जी, ठीक है। सो इन पांचों केसेस की अगर हम बात करें, ऑल 5 केसेस, so what is IP in 1 2 3 4 5, I mean what is NP और AS। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे AS, AS जो आपने लिखा है, uh, ये जो AS लिखा है, यहाँ जो AS लिखा है, ये तो आपने पर टर्न फ्लक्स का लिखा हुआ है। अब जरा देखते हैं AS का मीनिंग क्या निकलता है। लाइक AS की वैल्यू क्या रखेंगे, AS की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 केसेस में। समझाने के लिए कह रहा हूं मैं। यस सर, आइडेंटिकल का केस करेंगे आप तो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, इसको भी एस रहने देते हैं। आइडेंटिकल क्या केस मान के चल के डिस्कस करते हैं। 5 पर टर्न इज दिस, यहाँ लिख दिया, आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा। सो दिस इज द फ्लक्स पर टर्न, ओके। देयरफॉर टोटल फ्लक्स विद सेकेंडरी की बात करें, टोटल फ्लक्स विद सेकेंडरी की बात करें तो वो क्या होगा, तो भाई ठीक है, म्यू नॉट NP IP into this AS, और टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी चाहिए, राइट। सो यू कैन से NS into LS, भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंडरी into LS कर दिया, तो ये टोटल फ्लक्स आ गया, 5 टोटल हो गया, 5 टोटल। सो 5 टोटल आया क्या, म्यू नॉट NP NS, NP NS, फिर IP, and this is AS into LS, this is what 5 total has come, okay। but 5 होगा क्या, 5 टोटल आपने क्या बोला है, 5 total is equal to MSP into IP होना चाहिए, that's what the point is, okay। ये MSP को लिखने का तरीका ठीक नहीं लग रहा, P नीचे ही होना चाहिए, ये P ऊपर चढ़ गया है। so we'll write like this, so this is MSP and this is IP। 5 total is, इसको equation 2 मान लो, इसको equation 1 मान लो। by 1 and 2 what you are writing, by 1 and 2, so by 1 and 2 you are saying this MSP is equal to mu naught, I mean IP और IP दोनों तरफ से काट दोगे, so mu naught NP NS and then AS and LS, this is what it has come, look at this, MSP IP दोनों तरफ से कटा, तो MSP की वैल्यू क्या है, mu naught NP NS AS into LS, ये रिजल्ट आया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, आपने सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी निकाला। अब अगर लेट्स सपोज द केस वी आर डिस्कसिंग हियर, if NP is equal to NS is equal to N, right, and LP is equal to LS is equal to L, and AP and AS is equal to A, सब कुछ सेम है, तो ये रिजल्ट क्या बन गया, this MSP is equal to now mu naught N, NP NS बराबर है तो N square A into L into A, don't you find it comes out something like mu naught N square, this is L into A, mu naught N square L into A, ये वाला पोर्शन हमें मिटा दे तो अच्छा रहेगा, या म्यू नॉट स्क्वायर L into A। सो ये हमारे पास रिजल्ट है, MSP is mu naught N square L A, that's what the point is। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या आ गया, सेम आ गया, यस, दिस इज व्हाट, कब,
जब दो सोलेनोइड बिल्कुल किस केस में आइडेंटिकल लेंथ के हैं, लेंथ ऑफ आइडेंटिकल लेंथ के हैं, एरिया भी सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, और दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक के अंदर दूसरा चिपका हुआ है, तो एक तरीके से जो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो वो क्या हुआ, एक तरीके से मतलब इट्स सो आइडेंटिकल। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। आई होप यू गॉट इट, दिस आई हैव डन फॉर यू, ओके। अब मैं इसके इस रिजल्ट में अलग अलग केसेस, तो फर्स्ट केस तो आई हैव डन। सो अगर फर्स्ट केस में यानी कि पहला फिगर जो अब मैंने दिखाया था उसके हिसाब से एमएसपी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। हाँ जी, ओके फाइन। दूसरे केस की बात करें तो सेकंड केस का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। नाउ हियर यू हैव टू लुक इट वेरी वाइजली, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अब आपको ये समझना है कि ये जो रिजल्ट आपने लिखा है, ये जो जनरलाइज ये जो रिजल्ट लिखा है, इस रिजल्ट को आप अगले पेज पे लेके जाइए। हियर यू हैव एमएसपी इज व्हाट, म्यू नॉट एनपी एनपी एनएस एल स्क्वायर एंड ए, एंड एल किसका था, इफ यू लुक एट दिस, yes, we have done here like np ns ls np ns yeah np ns np ns yeah np ns ls lsas, right. So this is lsas, right. So this is lsas. So ये हमारे पास रिजल्ट है, राइट, दिस इज व्हाट वी हैव। सो वन का केस तो आपने ऑलरेडी कर दिया, वन का केस आपने कर दिया, अब टू की बात करनी है। तो अगर टू के फिगर को ध्यान में रख के आपको बात करनी है तो इस रिजल्ट में आप क्या चेंज करेंगे, समझना है आपको। लुक एट दिस हियर। तो भाई पहले इस दूसरे केस में आपने देखा एनपी और एनएस आपका बराबर नहीं है, ठीक है, तो एनपी और एनएस को तो आपको एनपी और एनएस ही लिखना पड़ेगा। दिस आइडिया इज अंडरस्टूड, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि यहाँ पे जो फिगर टू है ये फिगर वन है, ये फिगर टू ओ सॉरी, ये फिगर वन है, ये फिगर टू है, और ये फिगर थ्री है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, एनपीएनएस के बराबर तो है नहीं। सो इस केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स है किसका, प्राइमरी का, नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी का, वो कम है और सेकेंडरी के ज्यादा है, कोई बात नहीं। बट सेकेंडरी का लेंथ देखो बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं। प्राइमरी में मैं करंट पास हुआ तो करंट प्राइमरी में गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिर इतने ही रीजन के अंदर होगा। जो अब बात बताई जा रही है उसको ध्यान में सोचना है कि करंट किस में पास हो रहा है, प्राइमरी में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इतने ही रीजन के अंदर होगा। मैं एक बॉक्स ले रहा हूं मैं, और उस बॉक्स को फिर हटा के दिखाऊंगा आपको, एक बड़ा सा बॉक्स ले रहा हूं मैं, समथिंग लाइक दिस। ये एक बॉक्स ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, यस, इतना सा बॉक्स लिया। और अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि करंट तो प्राइमरी में पास हो रहा है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड इतने ही रीजन में माना जाएगा, यही रीजन में माना जाएगा, इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसा माना जाएगा। तो सिर्फ इतने ही रीजन में लेना होगा। और भले सेकेंडरी का लेंथ जो है, सेकेंडरी का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, फील्ड तो इतने के अंदर होगा ना भाई। तो आप अगर फील्ड इतने के अंदर होगा तो आप जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि भाई एल एस चाहिए, एल एस बहुत बड़ा है, एल एस आपका बहुत बड़ा है, लेकिन फील्ड तो सिर्फ इतने ही टर्न के अंदर होगा। तो आपको सिर्फ सेकेंडरी का पूरा पूरा लेंथ लेने को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको सेकेंडरी का टोटल फ्लक्स चाहिए। और सेकेंडरी का टोटल फ्लक्स क्या आएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करने से। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, अरे भाई वो जगह ना जहाँ पे फील्ड है, यू कैन नॉट टेक दिस लेंथ और दिस लेंथ, ये वाली लेंथ और इस वाली लेंथ को लेने का कोई फायदा नहीं होगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका रिजल्ट है यहाँ पे सेकेंड केस में, सो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि सेकेंड केस में आपका, सिंस एल एस इज बिगर देन एल पी, बट बट राइट, एल एस हैज टू बी एल एस इज बिगर देन एल पी, बट यहाँ पे बट फील्ड विल फील्ड विल बी विद will be within within primary प्राइमरी सोलेनाइड लेंथ। जो प्राइमरी सोलेनाइड का लेंथ है उसी लेंथ के सोलेनाइड लेंथ के अंदर होगा।
primary solenoid length. LS is greater than LP, but field will be within primary solenoid length only. Therefore, we have to take LS only. LS का कौन सा साइज लेना होगा? LS is equivalent to what? LP के बराबर लेना पड़ेगा. So इस केस में LS का जो लेंथ है, पूरा लेंथ नहीं लेना हमें प्राइमरी का लेंथ लेना पड़ेगा. आई होप यू गॉट इट नाउ. तो आपने तो पहली बात कह दिया कि भाई NS और NP बराबर नहीं है, तो यहाँ पे तो आप NP और NS लिखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन LS की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? LP लिखना पड़ेगा. इज दैट ओके नाउ? और अब एस की जगह पे अभी एक चीज रिजॉल्व हुआ है कि भाई सेकेंडरी का लेंथ बड़ा है, फील्ड लेकिन प्राइमरी के अंदर के दायरे के अंदर है, तो आपको सेकेंडरी का वो लेंथ लेना पड़ेगा, जिसमें फील्ड है, एंड दैट इज प्राइमरी का लेंथ. तो ये LS किस में कन्वर्ट हो गया? LP में कन्वर्ट हो गया. ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा. दूसरी बात आपको ये कहना चाह रहा हूं मैं कि भाई सेकेंडरी का जो एरिया है वो प्राइमरी के एरिया से छोटा है, और सेकेंडरी के पूरे एरिया में फील्ड है, तो प्राइमरी के एरिया में तो होगा ही होगा. इसका मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ चेंज किस में करना पड़ा? LS, और यहाँ पे एस की जगह पे एस ही रहने दिए. सिंस एस इज ग्रेटर देन AP एंड एस इज स्मॉलर देन AP, एंड फील्ड इज ये पॉइंट यहाँ लिख देते हैं. सिंस एस इज smaller than AP and field is within primary, field is within primary, तो कोई बात नहीं, प्राइमरी के अंदर है, लेकिन हमें तो एरिया किसका चाहिए? सेकेंडरी का. फील्ड इज within primary area, therefore AS will be AS only. AS को हम AS ही रखेंगे. तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा उस केस में. क्लियर हो गया? यानी कि जितने एरिया में फील्ड है उसको ध्यान में रखना. ये दूसरा पॉइंट क्लियर. अब तीसरे की बात करें, तीसरे केस की बात करें, तो तीसरे केस में चले अगर हम, तो तीसरे केस में यहाँ पे आ गए, तीसरे केस में ये वाला कंडीशन है हमारा. सो आई विल टेक व्हाट, मैं अब यहाँ से इस चीज को यहाँ से हटाता हूँ. ठीक है जी, ये हटाया. अब हमारा प्राइमरी बहुत बड़ा है जी, और प्राइमरी पिंक वाले को कहा है ये प्राइमरी हमारा, और सेकेंडरी देखो अंदर अंदर है. तो सेकेंडरी का लेंथ तो बहुत छोटा हो गया, सेकेंडरी का लेंथ भी छोटा हो गया, और सेकेंडरी का एरिया भी क्या हो गया? छोटा हो गया. सेकेंडरी का लेंथ भी छोटा है और सेकेंडरी का एरिया भी छोटा है. सेकेंडरी का एरिया भी छोटा है, तो सेकेंडरी का एरिया छोटा है, कोई बात नहीं, हमें तो एरिया सेकेंडरी का लेंगे, क्योंकि हमें उस बाहर वाले से क्या लेना है, हमें तो फ्लक्स सेकेंडरी का चाहिए. और चूंकि सेकेंडरी का लेंथ छोटा है, प्राइमरी का लेंथ बड़ा है, फील्ड पूरे प्राइमरी लेंथ में है, तो यहाँ पे एज इट इज यूज हो जाएगा. सो नाउ इन दिस सेंस कि अगर आप थर्ड केस की बात करेंगे, तो यहाँ पे MS की वैल्यू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट NP NS, ये तो लिखेंगे. और सेकेंडरी का लेंथ अब इस बार क्या हुआ? छोटा हो गया. सेकेंडरी का लेंथ क्या हो गया? छोटा हो गया. सेकेंडरी का लेंथ, सेकेंडरी का लेंथ, एक मिनट बच्चा, एक मिनट. यू सी, आई वाज सेइंग दैट कि यहाँ पे सेकेंडरी का लेंथ छोटा हो गया, बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट दिस, सेकेंडरी का लेंथ भी छोटा है, सेकेंडरी का एरिया भी क्या है? सेकेंडरी का एरिया भी छोटा है. सेकेंडरी का लेंथ भी छोटा है, सेकेंडरी का एरिया भी छोटा है. तो भाई सेकेंडरी के पूरे लेंथ में और सेकेंडरी के पूरे एरिया में, सेकेंडरी के पूरे लेंथ में और सेकेंडरी के पूरे एरिया में फील्ड होगा, इसलिए हम पूरा LS और AS लिखेंगे. सो व्हाट आई वांटेड टू से दैट this will be LS or AS only, right? Since secondary, I mean, since uh, within all area, all space of secondary magnetic field is present. हर जगह पे हमारे पास है, इसलिए हमने ये ले लिया. सो दिस इज थर्ड केस. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द फोर्थ केस. हो गई. तो चौथा केस क्या है हमारे पास? चौथा केस ये वाला है. दिस इज फोर्थ वन. ये फिगर फोर्थ है और ये फिगर हमारा 5 है. ये फिगर 5 है एंड दिस इज फिगर फोर्थ. तो अब ये हमने 1 2 3 कर लिया. 1 कर लिया इस कंडीशन में, 2 कर लिया इस केस में, 3 केस में हमने ये कर लिया. चौथा केस की बात करें, तो इस चौथे केस की बात करें, तो अब प्राइमरी अंदर है हमारे पास और सेकेंडरी बाहर है. इफ यू लुक एट दिस, प्राइमरी पिंक वाला हमने मान के चला है, प्राइमरी अंदर है और सेकेंडरी बाहर बाहर है. अब यहाँ पे स्थिति क्या बनी? यहाँ पे स्थिति ये बनी कि
प्राइमरी के वजह से फील्ड हो रहा है, तो प्राइमरी के इतने एरिया में फील्ड है, यानी कि ये जो बाहर का एरिया है इस एरिया में तो फील्ड होगा ही नहीं भाई। दिस पोर्शन हैविंग नो फील्ड, इसमें कोई फील्ड नहीं, यहाँ कोई फील्ड नहीं, यहाँ कोई फील्ड नहीं। सो फील्ड तो सिर्फ इतने के अंदर है। और आपको सेकेंडरी का फ्लक्स कंसिडर करना है, तो सेकेंडरी का एरिया भले बड़ा है, लेकिन आपको लेना कितना पड़ेगा, सिर्फ प्राइमरी के एरिया के बराबर लेना पड़ेगा। सेकेंडरी का लेंथ बड़े भले बड़ा है, लेकिन आपको लेना कितना पड़ेगा, जितना प्राइमरी का लेंथ है उतना लेना पड़ेगा। तो यहाँ आप फंस गए, देख रहे हैं ना आप अच्छी तरीके से। सो फोर्थ केस में प्राइमरी के विद इन द स्पेस ऑफ प्राइमरी फील्ड इज देयर, सो सेकेंडरी का वो लेंथ जो फील्ड से बाहर है और सेकेंडरी का वो एरिया जो फील्ड से बाहर है, दैट वी हैव टू डिस्कार्ड। सो वी हैव टू टेक एनएस के जगह पे एनपी, सॉरी एलपी के जगह पे एलएस के जगह पे एलपी लेना पड़ेगा, और एस के जगह पे भी क्या लेना पड़ेगा, एपी लेना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट द लॉजिक इज। सो हियर इन दिस केस एमएस विल इज म्यू नॉट एनपी एनएस, और यहाँ एलएस क्या हो जाएगा, एलपी हो जाएगा, और एस क्या होगा, एपी हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन, राइट। एंड नाउ फिफ्थ केस की बात करें तो एमएसपी की वैल्यू क्या होगी। तो पांचवें केस की बात करें, नाउ यू आर सेइंग दैट प्राइमरी इज दिस एंड सेकेंडरी इज दिस। तो फिर क्या हुआ, आप सेकेंडरी का लेंथ जो है छोटा हो गया प्राइमरी से, तो सेकेंडरी के पूरे पूरे लेंथ में हमारे पास फील्ड मिल गया, बट सेकेंडरी के पूरे एरिया में नहीं मिला। तो लेंथ तो हम सेकेंडरी का ले लेंगे, लेकिन एरिया किसका ले लेंगे, प्राइमरी का। लेंथ किसका ले लेंगे, सेकेंडरी का, और एरिया किसका ले लेंगे, प्राइमरी का। सो दिस इज म्यू नॉट एन पी एन एस। लेंथ किसका लेंगे, सेकेंडरी का, एरिया किसका लेंगे, प्राइमरी का। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो अलग अलग केसेस में कैसे बना वो भी मैंने आपको समझा दिया है। लॉजिक, तो सर ये रिजल्ट याद कैसे रखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है यार। मतलब मैंने समझाने में इतना टाइम लिया, दैट्स ओके, ताकि एक एक बात आप समझ जाएं। लॉजिक अगर आप देखेंगे तो एक ही आएगा, एलपी और एलएस दोनों लेंथ और दोनों एरिया में से जो छोटा है ऑल द टाइम आपको वो लेना है। जरा गौर से देखिए, वन के केस में तो आपने बता दिया ना कि भाई एलपी और एलएस सब क्या है, सेम है। लाइक केस नंबर वन की बात करें, जो हमने निकाल, ये तो रिजल्ट निकाल दिया ना हमने यहाँ पे, ये केस नंबर वन हमारा, केस नंबर वन ये रिजल्ट निकाला, और ये हमने लिख दिया, ये केस नंबर वन का रिजल्ट है। और इन जनरल आपने ये लिखा है, और फिर इसको देख के आपने केस टू लिखा है। तो वहां केस नंबर वन में तो एनपी और एनएस बराबर है, तो यहाँ एन स्क्वायर हो गया, एल हो गया और ए हो गया, दैट्स ओके। नाउ हियर इफ यू लुक एट दिस, जरा गौर से देखना, इस केस में एल एस एलपी से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ एल एस की जगह कौन आ गया, एलपी। और इस केस में, इस केस नंबर टू में जरा देखते जाओ, केस नंबर टू में ए एस, ए एस छोटा था किससे, एपी से। तो ए एस छोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस एपी बड़ा है, ए एस छोटा है, एपी बड़ा है और ए एस छोटा है इस केस में। सो आप देख रहे हैं, छोटा ए एस है वो ले लिया, और लेंथ किसका छोटा है, एलपी का, तो आपने वो ले लिया, ये कहानी हो गई। इस केस में आप देखें, यहाँ पे आपके पास क्या था, एन एस नॉट इक्वल टू एनपी था, और एल एस और एलपी और एपी और एस, और यहाँ पे ये लीजिए एन 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 एस एनपी के बराबर नहीं था। और दूसरे केस में आपने ये कहा, दूसरे केस में ये कहा कि भाई जो एलपी है वो, या दूसरा केस आपने कर लिया, तीसरे केस की बात हो रही है। तो तीसरे केस में आपने कहा कि एलपी एलएस से बड़ा है और एपी एएस से बड़ा है, एलपी और एपी दोनों बड़े थे, तो आपने बोला एलपी बड़ा है और एपी बड़ा है। इस केस में सॉरी, एलपी बड़ा है और एपी बड़ा है, दैट्स ओके। सो इसका मतलब छोटा लेंथ एलएस है, छोटा एरिया क्या है, एएस है, तो यहाँ पे देखो दोनों छोटे छोटे आ गए। नाउ तीसरे केस की बात करें, हम चौथे केस की बात करें, तो चौथे केस में हमने क्या देखा, एलपी एलएस से छोटा है और एपी एएस से छोटा है। एलपी यहाँ पे एनएस नॉट इक्वल टू एनपी, एलएस एलपी और एएस एपी, और मैंने यहाँ पे दोनों को शायद ऐसे दिखाया है, समथिंग लाइक दिस, सॉरी, बड़ा एल एस बड़ा है, या सो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन। सो इस केस में आप देख रहे हैं कि छोटा कौन हो गया, एलपी हो गया, एरिया छोटा कौन सा होगा, एपी, ये एलपी एपी आ गया। और इस केस में एन एस इज नॉट इक्वल टू एनपी एंड एल एस एलपी एंड ए एस एपी, और आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पांचवें केस में एलपी बड़ा है एल एस से, एलपी बड़ा है, एलपी बड़ा है एल एस से, और यहाँ पे
AP छोटा है AS से, AP छोटा है AS से, लाइक दिस। तो यहाँ छोटा AP है, AP आ गया, यहाँ LS छोटा है, यहाँ LS से आ गया। सो इन टोटलिटी व्हाट यू से दैट कि अगर ये अलग अलग सिचुएशन बनता है, लाइक केस नंबर 4, केस नंबर 5, फिगर 4 एंड फिगर 5, ये और ये केस बन रहा है, या ये केस बन रहा है, तो आपको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको तो यही ध्यान में रखना है। बट आपको LS का मतलब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में से जो छोटा लेंथ है वो लिखना है, और AS का मतलब भैया एरिया और प्राइमरी और एरिया ऑफ सेकेंडरी में से उस केस में जो छोटा है वो लिखना है। इस तरीके से हर केस का ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ अनदर सिचुएशन इज कि सर अगर प्राइमरी में जो करंट भेज रहा था उसको हटा करके सेकेंडरी में भेज दें, और सेकेंडरी को प्राइमरी बना दें, और प्राइमरी को सेकेंडरी बना दें, बना दीजिए। बट आप उस केस में फिर चेंज करना पड़ेगा उसी तरीके से कि कब प्राइमरी का एरिया लेना है और कब सेकेंडरी का एरिया लेना है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया। तो इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने पढ़ लिया। क्लियर है पॉइंट? यस। अब एक बात और समझना है कि अगर हम किसी सोलेनाइड की बात करें, यहाँ तक तो हमने जो समझना था बहुत अच्छे से समझ लिया। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि सपोज कर लो एक ऐसा सिचुएशन है, लाइक हम इसी की बात करते हैं, इसी सिचुएशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे टोटल सेल्फ इंडक्टेंस, हमें टोटल इंडक्टेंस पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे इस सिस्टम का इन दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें दोनों पढ़ना है। तो भाई प्राइमरी में करंट जा रहा है, वहां पे एक बैक ईएमएफ होगा, और सेकेंडरी में भी फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक बैक ईएमएफ होगा। तो दोनों मिल करके इस सोर्स को अपोज करेंगे। बोथ आई मीन ऑल प्राइमरी के अंदर का सेल्फ इंडक्शन से जो बैक ईएमएफ बन रहा है और सेकेंडरी में जो बन रहा है, वो दोनों मिलकर इसको अपोज करेंगे। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जाए कि दो सोलेनोइड है और एक में करंट भेजा जा रहा है और दूसरे में पैदा हो रहा है, तो उस पूरे का अगर इंडक्टेंस की बात करें तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे उस केस में। सो इफ वी लाइक इन केस ऑफ लाइक सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस both are taking place in a system, then जो बैक ईएमएफ निकला वो कैसे निकलेगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी एंड प्लस माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना होगा, क्योंकि अगर दोनों सेम आइडेंटिकल सोलेनोइड है तब तो कोई ज्यादा मसला है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उस एम की वैल्यू एल के बराबर आ जाएगी। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, राइट? ओके, आपको रिजल्ट निकाल के दिखा रखा मैंने। आइडेंटिकल सोलेनोइड अगर डिफरेंट हुआ तो आपको इस रिजल्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा। नाउ वी आर सेइंग सीरीज एंड पैरेलल की बात कर लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लें, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज कर लो एक इंडक्टर आपने ये लिया, राइट, फिर गए एक दूसरा इंडक्टर आ गया अलग तरीके का, फिर एक तीसरा इंडक्टर आ गया कुछ ऐसे, और इन सबको आपने उठा करके कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। और यू से L1 L2 और L3 है, तो ठीक है, L शुड बी इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 प्लस L3 आएगा। दिस इज हाउ, क्योंकि अगर इस पूरे का बैक ईएमएफ लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, दिस प्लस माइनस L2 डी आई अपॉन डी टी एंड प्लस माइनस L3 डी आई अपॉन डी टी। दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग। तो ये चीज यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, इफ इट इज अ केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है, तो उस केस में क्या होगा, लाइक ये आपने एक कॉइल लिया, ठीक है, फिर एक दूसरा कॉइल ले लिया आपने, समथिंग लाइक दिस, एक तीसरा कॉइल लिया आपने, और इन तीनों को उठा करके आपने बोला हेलो, इनको मैंने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, और आपने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया।
समथिंग लाइक दिस, L1, L2, L3। तो इन सब में जो करंट जा रहा है भाई, यहाँ से जो बैक ईएमएफ, इसमें इसमें जो, यानी इन सब का अगर आप इक्विवेलेंट निकालना चाहोगे, इफ यू वांट टू फाइंड द इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका जो बैक ईएमएफ होगा, इसका जो बैक ईएमएफ होगा, इसका जो बैक ईएमएफ होगा, इन सबको अपोज करना होगा, इसी को अपोज करना होगा, right? And they all are in parallel. So keeping that in mind, we can say 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3। ये रिजल्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज पैरेलल भी पढ़ लिया, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सिर्फ फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सो अगला एक लेक्चर करेंगे हम लोग, और उस अगले लेक्चर में हम अगला लेक्चर जो करेंगे, द नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट इन इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के सर्किट में। फिर उसमें हम लोग एनर्जी स्टोर की बात करेंगे, और उसके साथ ये यूनिट खत्म होता है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर फॉर फिनिशिंग दिस टॉपिक, and thank you very much for watching this lecture. God bless you. Keep keep watching, keep liking, keep sharing, and keep promoting, keep commenting. Thank you very much for being so long. God bless you. Bye bye.